हेलो नमस्कार साथियों। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत बेहतरीन जोरों शोरों से चल रही होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम लोग अभी एक मुहिम चलाए हुए हैं डबल एओ को लेकर के, तो अभी हम लोग डबल एओ का चर्चा करेंगे। और आज आप लोगों को ये चौथा वीडियो मिल रहा है। इससे पहले 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है इस चैनल पर, और जिसमें हम लोग अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उसको हम लोग डिस्कशन किए। उसमें हम लोग 2 चैप्टर में देखें उसका थ्योरिकल पार्ट को, और एक वीडियो में हम लोग देखें उसका न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू पार्ट को, कि उसमें क्वेश्चन के किस प्रकार से आ सकते हैं। और आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इधर उधर की बात नहीं करते हैं, हम लोग शुरू करते हैं। तो अकाउंटेंसी का जो सेकेंड चैप्टर है उस पर हम लोग बात करते हैं, जो कि डबल एओ का सिलेबस में है ना। मैं आप लोगों को वही पढ़ाऊंगा जो आप लोगों का सिलेबस में है, और इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरी बात, पहले मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर से मुहिम करा रहा हूँ, पहले आप लोगों को चैप्टर समझा रहा हूँ, उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ। मैं चाहता तो आप लोगों को सॉरी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा सकता था, लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊंगा। अगर आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर कराऊंगा ना, तो आप लोग क्वेश्चन को रटेंगे, समझेंगे नहीं। और इसीलिए मैं आप लोगों को पहले चैप्टर समझा रहा हूँ। चैप्टर समझने के बाद क्या होगा कि आप लोग जो है सो क्वेश्चन का आंसर खुद कर पाएंगे, ठीक है। और एक बार हम लोग हर एक चैप्टर को पढ़ लेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चंस आए हुए हैं डबल एओ के एग्जाम में। तो इस प्रकार से हम लोग कंप्लीट प्रिपरेशन करेंगे। 15 जनवरी हम लोग का टारगेट है कि 15 जनवरी तक हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर लें, ठीक है। 15 जनवरी को मकर संक्रांति 14 को है, तो उसके एक दिन बाद यानी मकर संक्रांति तक हम लोग पूरा का पूरा डबल एओ को कंप्लीट कर देंगे। जो भी आप लोग का सिलेबस में है अकाउंटेंसी में, उसको हम लोग कवर करेंगे। 80 में 80 का हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आप लोगों का 80 में 80 आएगा। एक भी नंबर गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग का यही टारगेट है और इसी के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, डेली आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। और आप लोग हर एक वीडियो को देखिए, कोई भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। क्योंकि देखिए, जब तक आप लोग कंटिन्यूटी नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, तब तक मुश्किल है। तो आज हम लोग देखेंगे सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर में बेसिकली हम लोग देखेंगे, सेकेंड चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म एंड टर्मिनोलॉजी। चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म और टर्मिनोलॉजी। देखिए, लेखांकन का बहुत सारा ऐसा शब्द है जो लेखांकन में यूज होता है। तो जब तक आप लोग उन शब्दों से, उन शब्दावली से अवगत नहीं होंगे, तब तक चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है आधारभूत आधारभूत लेखांकन शब्द या शब्दावली। शब्दावली तो अकाउंटिंग में जो जो टर्म यूज होते हैं, उन सारे शब्दों को हम लोग आज इस चैप्टर में समझेंगे कि किसका मतलब क्या होता है। जब तक हम लोग किसका मतलब क्या होता है ये नहीं जानेंगे, तब तक हम लोग चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है ये जानना होगा। कहीं पर लिखा हुआ है डेटर्स, तो डेटर्स का मतलब क्या होता है ये जानना होगा। कहीं पर लिखा हुआ है रेवेन्यू, तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है ये जानना होगा। तो इसीलिए हम लोग पहले आज हर एक टर्म एंड टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म एंड टर्मिनोलॉजी है अकाउंटिंग में यूज होते हैं, ठीक है। यही हम लोगों का आज का मेन टॉपिक है। और ये वीडियो हो सकता है कि 1 घंटा चल जाए, 2 घंटा चल जाए, लेकिन आप लोगों को बने रहना है, वीडियो को अंत तक देखना है, तब जाके आप लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर स्किप करेंगे और नहीं देखेंगे तो इसका बेनिफिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को पहले क्लियर कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहला हम लोग का टर्म आता है एसेट्स। एसेट्स को कहा जाता है संपत्ति। मैं आप लोगों को शॉर्टकट में समझाऊंगा, ठीक है। संपत्ति, एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति या फिर संपत्तियां।
एसेट्स मतलब संपत्ति बोलिए या फिर संपत्तियां। तो देखिए संपत्ति किसको कहते हैं, संपत्ति किसको कहते हैं, तो देखिए संपत्ति उसे कहते हैं जिसका मालिकाना हक मेरे पास है। संपत्ति वह है जो मेरा है ना, जो मेरा है वह मेरा संपत्ति कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और जिससे पाना है वह भी मेरा संपत्ति कहलाएगा, है ना। ये लेकिन आप लोगों को परिभाषा नहीं पूछेगा, आप लोगों को पूछेगा कि संपत्ति कितना प्रकार का होता है, एसेट्स कितना प्रकार का होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों एसेट्स को हम लोग बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एसेट्स का दो पार्ट होता है, ठीक है। एक होता है नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, और एक होता है करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स दो प्रकार का एसेट्स होता है। इसको बोलते हैं हम लोग गैर चालू संपत्ति, गैर चालू संपत्ति, या फिर अस्थाई संपत्ति, अस्थाई संपत्ति, और इसको बोलते हैं चालू संपत्ति। तो बेसिकली संपत्ति दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक गैर चालू संपत्ति और एक होता है चालू संपत्ति। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए जो नॉन करेंट एसेट्स है इसका भी दो पार्ट होता है, इसका भी दो पार्ट होता है। कौन कौन सा दो पार्ट होता है, एक होता है टेंजिबल, टेंजिबल एसेट्स यानी कि मूर्त संपत्ति, मूर्त संपत्ति, और एक होता है इंटेंजिबल, इंटेंजिबल इंटिबल इंटेंजिबल एसेट्स यानी कि अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति। तो देखिए मूर्त संपत्ति वह संपत्ति होता है ना। टेंजिबल एसेट्स वह एसेट्स होता है जिसको हम लोग छू सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, मशीन हुआ, प्लांट हुआ, इन चीज़ों को हम छू सकते हैं। तो जिसको हम लोग छू सकते हैं उसको बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स, और वह संपत्ति जिसको हम लोग नहीं छू सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल हुआ, ट्रेडमार्क हुआ, है ना, ट्रेडमार्क हुआ, ब्रांड हुआ, इन चीज़ों को हम लोग छू नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। तो इन सबको कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। अब देखते हैं कि करेंट एसेट्स कितना प्रकार का होता है। तो करेंट एसेट्स का एक ही प्रकार होता है, उसका नाम है लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स मतलब तरल संपत्ति, तरल संपत्ति जिसको हम लोग तुरंत पैसा में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बोलते हैं हम लोग लिक्विड एसेट्स यानी कि तरल संपत्ति, ठीक है। तरल संपत्ति कहते हैं। जैसे आपका केस हुआ, रोकड़ हुआ, है ना, रोकड़ मतलब पैसा, केस, केस हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, स्टॉक हुआ, बिल्स रिसीवेबल हुआ इत्यादि। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट्स। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग को संपत्ति क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आपका लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज को कहा जाता है दायित्व, दायित्व। तो दायित्व किसे कहते हैं, तो इसका सिंपल सा भाषा है कि जो मेरा नहीं है और मेरे पास है वह मेरा दायित्व है। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक, मान लेते हैं ये मेरा एक पेन है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये पेन मेरा नहीं है, मेरा दोस्त का है, और ये पेन अभी मेरे पास है, तो ये मेरा दायित्व कहलाएगा, सिंपल सा। जो मेरा नहीं है और मेरे पास है उसे हम दायित्व कहते हैं, है ना। और जिसको देना है, मान लेते हैं कि हम किसी से ले रखे हैं कुछ पैसा, हमको देना है, तो वो मेरा दायित्व कहलाता है, सिंपल सी बात है। जो मेरा नहीं है और मेरे पास है उसको दायित्व कहते हैं, एवं जिसको देना है, जिसको देना है वो मेरा दायित्व है, सिंपल सी बात है। अब देखिए दायित्व बेसिकली होता है दो प्रकार का, लाइबिलिटी, बेसिकली लाइबिलिटी दो प्रकार का होता है, ठीक है। देखिए लाइबिलिटी कितना प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है नॉन करेंट लाइबिलिटी, नॉन करेंट लाइबिलिटी, और एक होता है करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। इसको बोलते हैं हम लोग गैर चालू दायित्व, और इसको कहते हैं हम लोग चालू दायित्व, चालू दायित्व। दायित्व दो प्रकार का होता है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिएगा कि एक फॉर्मूला होता है ना, लायबिलिटी का फॉर्मूला। तो लायबिलिटी फॉर्मूला होता है लायबिलिटी बराबर, ये आप लोगों को याद रखना होगा क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो लायबिलिटी का फॉर्मूला होता है लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, यानी दायित्व बराबर होता है संपत्ति घटाव पूंजी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कैपिटल, पूंजी। पूंजी कैपिटल, एक कैपिटल का मतलब होता है राजधानी, लेकिन यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। तो पूंजी किसे कहते हैं? तो स्वामी द्वारा लगाए गए धन को पूंजी कहा जाता है। स्वामी यानी कि मालिक, मालिक जो भी अपना धन संपत्ति लगाता है अपने व्यवसाय में उसको पूंजी कहते हैं। और पूंजी बेसिकली दो प्रकार का होता है ना। एक होता है आपका फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, इसको हम लोग बोलते हैं स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी। और दूसरा होता है आपका वर्किंग कैपिटल, जिसको कहते हैं कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी। ठीक है, पूंजी दो प्रकार का होता है। तो देखिए, अस्थायी पूंजी वह पूंजी है जो एक बार लगा दिए तो वो रह गया, उसको बोलते हैं हम लोग अस्थायी पूंजी। जैसे मान लेते हैं कि आपने लैंड खरीदा, जमीन खरीदा, आपने बिल्डिंग बनाया, आपने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज किया, आपने प्लांट एंड मशीनरी लगाया। तो जो भी आप लगाए वो आपका फिक्स हो गया। तो ऐसा पूंजी जो फिक्स हो गया, लगा दिया तो लग गया, उसको बोलते हैं क्या? अस्थायी पूंजी यानी कि फिक्स कैपिटल। अब देखिए वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल वह है, कैपिटल है जिससे कि बिजनेस ऑपरेट होता है। क्या होता है? बिजनेस का ऑपरेशन होता है, यानी कि ऑपरेट होता है, यानी व्यापार का संचालन होता है। जैसे कि रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमको डेली लाना होगा, डेली अपना इस्तेमाल में लाना होगा, तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं ऐसी पूंजी जिसमें हम लोग का रोजाना का काम चलता है, यानी कि डेली एक्टिविटी चलता है। डेली एक्टिविटी, जिस पूंजी के द्वारा हम लोगों का व्यापार का संचालन होता है उस पूंजी को कहा जाता है कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। ठीक है, एक्टिविटी होता है डेली का, एक्टिविटी जिस पूंजी से होता है उस पूंजी को क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर भी एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला यही है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वर्किंग कैपिटल बराबर क्या होता है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल बराबर करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स यानी कि चालू संपत्ति माइनस करेंट लाइबिलिटी, करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, यानी कार्यशील पूंजी बराबर होता है, कार्यशील पूंजी बराबर होता है कि चालू संपत्ति घटाव चालू दायित्व। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा। चलिए मैं पेज को थोड़ा सा ले लेता हूँ, 2 4 5 पेज, है ना, ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। देखिए एक्सपेंसेस यानी कि खर्चा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को खर्च या फिर खर्चा कहा जाता है, खर्च या फिर खर्चा। तो खर्चे या फिर खर्चा, है ना। तो एक्सपेंसेस क्या होता है बताइए? तो एक्सपेंसेस क्या, या फिर व्यय भी कहा जाता है इसको, व्यय या फिर व्यय कहा जाता है। तो खर्चा क्या होता है ना। देखिए खर्चा का बेसिकली मतलब ये होता है कि धन का जाना, है ना। खर्चा मतलब क्या होता है कि पैसों का जाना। अगर पैसा जा रहा है तो हम लोग उसको खर्चा बोलेंगे, सिंपल सी बात है। अगर पैसा जा रहा है
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, खर्चा बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी चीज़ में जा सकता है, किसी भी रूप में जा सकता है। हम किसी को वेतन दिए तो उसमें जा सकता है, हम रॉ मटेरियल खरीदें तो उसमें जा सकता है, यानी किसी न किसी तौर पर अगर जा रहा है तो उसको हम लोग खर्चा कहते हैं। ठीक है, अब खर्चे जो है इसका भी दो प्रकार होता है, जान के रख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंसेस दो प्रकार का होता है, एक होता है कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस यानी कि पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस यानी कि आयगत व्यय, आयगत व्यय। अब देखते हैं कि पूंजीगत व्यय क्या होता है। तो ऐसे खर्चे जो एक बार करना पड़े, है ना, ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे जिन्हें सिर्फ एक बार करना पड़ता है, सिर्फ एक बार करना पड़ता है, एक बार करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर आप अगर बिल्डिंग बनाए तो खर्चा तो हुआ, लेकिन एक बार खर्चा हुआ, बार बार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप फर्नीचर खरीदें तो एक बार खर्चा हुआ, बार बार नहीं होगा। अगर आप कहीं पर लैंड परचेज किए, जमीन खरीदें तो एक बार खर्चा हुआ। ठीक है, अगर आपने कोई भी प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल किया तो एक बार खर्चा हुआ। यानी कि ऐसा खर्चा जिसको एक बार कर दें तो आपको दोबारा करना नहीं पड़े, उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होता है, तो ऐसे खर्चे, ऐसे खर्चे जिन्हें बार बार करना पड़ता है, जिन्हें क्या करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, बार बार, बार बार करना पड़ता है, करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर वेतन देना, वेतन देना आपको बार बार देना पड़ेगा, इस महीना दिए अगला महीना फिर से देना होगा अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, किराया देना आपको बार बार देना होगा, बिजली का बिल देना, बिजली बिल देना, इत्यादि इत्यादि आपको बार बार करना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो बार बार करने पड़े उन्हें बोलते हैं आयगत व्यय, और ऐसे खर्चे जिन्हें बस एक बार कर दिए तो हो गया तो उसको बोलते हैं पूंजीगत व्यय। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है आपका इनकम। ये तो एक्सपेंसेस हो गया, अब देखते हैं इनकम यानी कि आय, इनकम। तो देखिए इनकम को कहते हैं हम लोग आय, क्या कहते हैं, आय। तो इनकम क्या है, पैसा का आना इनकम कहलाता है, पैसा का आना ही क्या कहलाता है, इनकम कहलाता है। इनकम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है कैपिटल इनकम, कैपिटल इनकम, और एक होता है रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू इनकम। ठीक है, रेवेन्यू इनकम। कैपिटल इनकम को बोलते हैं पूंजीगत आय, और इसको बोलते हैं आयगत आय, आयगत आय। पूंजीगत आय क्या है, ऐसे आय जो सिर्फ एक बार हो, जो सिर्फ एक बार हो, एक बार हो या फिर एक बार मिले, ऐसा आय जो एक बार मिले। जैसे मान लेते हैं कि आपका एक बिल्डिंग था, उसको सेल कर दिया, यानी सेल्स ऑफ बिल्डिंग, सेल्स ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग था बेच दिए, इनकम हुआ एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। एक बार बेच दिया तो चला गया और आपके पास तो है नहीं, है ना। सेल्स ऑफ फर्नीचर, आपके पास बहुत सारे फर्नीचर थे, बेच दिए, चला गया, एक बार में इनकम हुआ, जो भी इनकम होने का था एक बार हुआ, बार बार नहीं होने वाला है, तो ऐसे इनकम को बोलते हैं कैपिटल इनकम। लेकिन ऐसे इनकम जो बार बार हो, ठीक है, ऐसे इनकम, ऐसे आय जो बार बार हो, जो बार बार हो उन्हें आयगत आय कहा जाता है, आयगत आय कहा जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से रेंट मिल रहा है, ठीक है, रेंट रिसीव कर रहे हैं, आपके 4-5 गो घर हैं जिसमें आप रेंटर को बैठा दिए हैं, तो आपको उसमें प्रत्येक महीना रेंट मिल रहा है। ठीक है,
आपको अपना बिजनेस का प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है, तो बार बार होगा, इस बार हुआ, फिर होगा, बार बार होगा बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक है। अगर आपको कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं आप कहीं पर, तो आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो इंटरेस्ट रिसीव भी आपको बार बार होगा। यानी कि ऐसे इनकम जो बार बार हों उन्हें कहते हैं हम लोग आयगत आय, यानी कि रेवेन्यू इनकम। लेकिन ऐसे इनकम जो सिर्फ एक ही बार हो उसको बोलते हैं कैपिटल इनकम। ठीक है। अब आप लोगों को इनकम का एक फॉर्मूला जानना होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम का फॉर्मूला होता है इनकम बराबर होता है, एक सेकेंड, इनकम बराबर होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यानी कि रेवेन्यू में से जो भी आपका एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जो बच गया उसी को इनकम कहा जाता है। ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग आय, आय बराबर आगम माइनस व्यय। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपेंडिचर तो हम लोग देख लिए, है ना, इन सारे चीज़ों को देख लिए। अब हम लोग देखते हैं डेटर्स को, समझते हैं कि डेटर्स क्या होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है डेटर्स। और अभी तक जो मैंने डिस्कशन किया लगभग आप लोग सुने होंगे, लेकिन अब जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये सब आप लोग बहुत कम सुने होंगे। अगर कॉमर्स फील्ड के हैं तब तो सुने होंगे, और अगर कॉमर्स फील्ड के नहीं हैं तो शायद ये ना सुने हो, है ना। लेकिन आप लोगों को सुनने भी मिलेगा और समझने को भी मिलेगा, दोनों ही चीज़ें मिलेंगी एक साथ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं डेटर्स। डेटर्स, देखिए डेटर्स में बी साइलेंट है, इसको आप लोग डेटर्स पढ़िएगा, डेप्टर्स मत पढ़िएगा। ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, डेटर्स। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं देनदार। क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। देखिए देनदार होता है क्या है, बेसिकली हम लोग समझते हैं कि देनदार क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, ये अपने आप को मानिए, ये आप हैं। आप किसी दूसरे आदमी को मान लेते हैं ये एक गोलू है। ठीक है। ये क्या है, एक गोलू है, गोलू राव, इसका नाम है गोलू। आपने गोलू को कुछ पैसा दिया है, या फिर आप सामान बेचे हैं उधारी में। आप 10,000 रुपये का सामान बेचे हैं गोलू को उधारी में। कैसे बेचे हैं, उधारी में। आपने सेल किया है, आप सेलर हैं और गोलू परचेजर है। ठीक है। गोलू खरीदने वाला है और आप बेचने वाले हैं। आपने 10,000 रुपये का बेच दिया गोलू को, तो गोलू जो है आपके लिए डेटर्स कहलाएगा। गोलू आपके लिए क्या कहलाएगा, डेटर्स, यानी कि जिससे पाना है। सिंपल सा बात है कि जिससे पाना है वो डेटर्स कहलाता है। जिससे पाना है वह डेटर्स कहलाता है, वह डेटर्स कहलाता है। तो गोलू से पाना है तो गोलू आपके लिए डेटर्स कहलाएगा। ठीक है, कहलाता है। आई होप समझ गए होंगे। और डेटर्स जो है हम लोगों का संपत्ति होता है। क्या होता है, संपत्ति होता है, क्योंकि बताए थे कि जिससे पाना हुआ हम लोगों का संपत्ति है। तो डेटर्स कैसे संपत्ति है, तो डेटर्स जो है एक प्रकार का चालू संपत्ति, यानी कि करेंट एसेट से, क्या है, करेंट एसेट से, यानी कि चालू संपत्ति है, चालू संपत्ति है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं क्रेडिटर्स को। ये समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं किसको, क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को कहा जाता है लेनदार। लेनदार दोनों एक दूसरे का विपरीत है। ठीक है, दोनों एक दूसरे का लगभग विपरीत है। तो जैसे मान लेते हैं ये आप हैं, ये आप हैं, आप जो है अपने महाजन से, ये आपका महाजन है, ये आपके महाजन है, यहाँ से आप उधारी खरीद के लाए हैं। इसमें क्या किया था, बेचे थे, और इस बार आप क्या खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानी कि आप परचेजर हैं। आप खरीदे, मान लेते हैं कि 1,00,000 रुपया का खरीद के लाए हैं उधारी में। कैसे खरीद के लाए हैं, उधारी में, उधारी में, और ये महाजन है। तो महाजन आपके लिए क्रेडिटर्स कहलाएगा। ये जो महाजन है, महाजन आपके लिए क्या कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि जिसको देना है ना। तो हम लोग इसको समझ सकते हैं कि जिसको
देना है वह क्रेडिटर्स कहलाते हैं यानी कि महाजन को देना है, महाजन आपसे पैसा पाते हैं तो महाजन आपके लिए क्रेडिटर्स कहलाएंगे, ठीक है। और जो क्रेडिटर्स है ये हम लोगों का दायित्व होता है, क्योंकि पैसा देना है। क्रेडिटर्स क्या होता है, ये हम लोगों का दायित्व है। और कैसा दायित्व होता है, यानी कि करेंट लाइबिलिटी होता है। करेंट लाइबिलिटी कहने का मतलब चालू दायित्व होता है, ठीक है, चालू दायित्व होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। डेटर्स हम लोगों का करेंट एसेट्स है और क्रेडिटर्स हम लोगों का करेंट लाइबिलिटी है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं गुड्स। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल, ठीक है, माल। तो माल क्या होता है, तो माल बेसिकली होता है कि व्यापारी जिस वस्तु का या सेवा का लेन देन करता है वह वस्तु उसके लिए माल कहलाता है। यानी कि आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं तो वह जिस चीज़ का यानी जिस वस्तु का या फिर जिस सेवा का आप जो है सो लेन देन कर रहे हैं यानी कि बिजनेस कर रहे हैं, वह वस्तु आपके लिए माल कहलाएगी। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आप एक अगर मान लेते हैं कि आप एक चावल विक्रेता है, ठीक है, चावल बेचते हैं तो चावल आपके लिए माल कहलाएगा, ठीक है। अगर आप एक मोबाइल विक्रेता हैं, मोबाइल बेचते हैं तो मोबाइल आपके लिए माल कहलाएगा। अगर आप एक कंप्यूटर दुकान चलाते हैं, आपके कंप्यूटर का लेन देन करते हैं तो कंप्यूटर आपके लिए माल कहलाएगा। यानी कि आप जिस चीज़ का लेन देन करते हैं, जिस चीज़ का व्यापार करते हैं वह आपके लिए माल कहलाएगा, ठीक है। अब समझते हैं कि मान लेते हैं कि आप एक चावल विक्रेता हैं, ठीक है, या फिर आप एक चावल का दुकान चलाते हैं, चावल का दुकान। तो चावल का दुकान आपके लिए आप जो चावल दुकान चला रहे हैं तो चावल आपके लिए क्या है, चावल आपके लिए माल है। लेकिन आप एक लैपटॉप भी अपने दुकान में रखे हैं अपना पर्सनल यूज के लिए, तो क्या ये लैपटॉप आपका माल है? नहीं, लैपटॉप आपका माल नहीं है। ये लैपटॉप किसके लिए माल हो सकता है, जो एक लैपटॉप का दुकान चला रहा है, जो लैपटॉप का क्रय विक्रय कर रहा है, उसके लिए लैपटॉप माल हो सकता है। लेकिन आप तो इसका क्रय विक्रय नहीं कर रहे हैं, आप तो इसको पर्सनल यूज कर रहे हैं। तो जिस चीज़ का पर्सनल यूज करते हैं उसको माल नहीं कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ का हम लोग पर्सनल यूज करते हैं उसको माल नहीं कहते हैं, बल्कि जिस चीज़ का हम लोग क्रय विक्रय करते हैं उसको माल कहते हैं। ये लैपटॉप एक कंप्यूटर दुकान वालों के लिए माल हो सकता है, लेकिन आपके लिए माल नहीं है। आपके लिए माल क्या है, चावल, क्योंकि आप चावल का क्रय विक्रय कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए माल जो है इसको हम लोग बेसिकली दो पार्ट में बाइफरकेट कर सकते हैं। यानी माल दो प्रकार का होता है, है ना। माल जो होता है ये हम लोगों का, इसको हम लोग आगे चल के डिस्कशन करेंगे कि माल कितना प्रकार का होता है। अभी ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा, इसलिए घबराइए मत, है ना, क्योंकि माल से उतना क्वेश्चन नहीं आता है कि माल कितना प्रकार का उतना नहीं आएगा। आप समझते हैं हम लोग, नेक्स्ट टर्म है कॉस्ट। कॉस्ट को कहते हैं लागत। लागत, तो देखिए लागत क्या है, लागत क्या है, कॉस्ट क्या, व्हाट इज कॉस्ट। तो देखिए किसी वस्तु या सेवाओं, वस्तुओं या सेवाओं के निर्माण या खरीदने में जो खर्च करनी पड़ती है, जो खर्च करनी पड़ती है उसे लागत कहा जाता है, उसे लागत कहा जाता है। यानी किसी वस्तु को बनाने में या फिर उसको खरीदने में जो भी खर्चा होता है उसी को लागत कहते हैं। मान लेते हैं कि एक पेन है, ये क्या है, एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है। इस पेन को बनाने में आपको 3 रुपया लगा बनाने में, तो ये आपका लागत कहलाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि अगर आप पेन बना नहीं रहे हैं, आप किसी फैक्ट्री से खरीद के ला रहे हैं और बेच रहे हैं, मान लेते हैं कि इसको खरीदने में आपको 4 रुपया लगा, तो ये आपका लागत कहलाएगा, यानी कि कॉस्ट कहलाएगा। तो इसीलिए लिखा हुआ है
कि किसी भी वस्तु या सेवा को बनाने में, निर्माण करने में या फिर खरीदने में जो भी खर्च करनी पड़ती है उसी को लागत कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं, लागत कहते हैं। आई होप आप लोगों को लागत समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को तो समझ में आएगा ही, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़े हैं, उसमें आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़े होंगे, तो उसमें लागत शब्द को जिक्र किए होंगे, आप लोग इस चीज़ से अवगत हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों के लिए 2-4 पेज और ले लेता हूँ। देखिए, अब हम लोग समझते हैं स्टॉक। स्टॉक स्टॉक को हिंदी में हम लोग रहत्या भी कहते हैं, स्कंद भी कहते हैं, और स्टॉक को स्टॉक भी कहा जाता है। ये तीनों ही नाम इसका प्रचलित है हिंदी में। ठीक है, स्टॉक मतलब होता है कि आपके पास पड़ा हुआ सामान, जो भी आपका माल है, यानी जो भी गुड्स है आपका, अगर गुड्स आपके पास स्टॉक में मतलब पड़ा हुआ है ना, यानी आपके स्टोर में है, आपके गोडाउन में है, तो उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो भी आपके गोडाउन में, आपके दुकान में, आपके भंडार में पड़ा हुआ है, उसी को हम लोग स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक बेसिकली होता है दो प्रकार का। ठीक है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी कि प्रारंभिक रहतिया, प्रारंभिक रहतिया, और एक होता है क्लोजिंग स्टॉक यानी कि अंतिम रहतिया, अंतिम रहतिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा कि प्रारंभिक रहतिया क्या होता है और अंतिम रहतिया क्या होता है। मान लेते हैं कि आप जो है अपना हिसाब किताब शुरू करते हैं 1 अप्रैल को, ठीक है, और अपना हिसाब किताब बंद करते हैं 31 मार्च को। तो ओपनिंग के दिन, यानी कि जिस दिन आप अपना हिसाब किताब शुरू कर रहे हैं, उस दिन आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। और ईयर के एंड में, साल के लास्ट में, जो भी स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है जो नहीं बिका, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो इस प्रकार से स्टॉक दो प्रकार का होता है। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि नेचर ऑफ स्टॉक की, ये तो हुआ टाइप ऑफ स्टॉक है ना, अब नेचर की बात करते हैं तो इसमें होता है लाइव गुड, डेड गुड, ये बहुत सारे होते हैं, लेकिन आप लोग को उतना नहीं जानना है इस चीज़ के बारे में। बस आप लोग बेसिकली जान के रख लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दो प्रकार का स्टॉक होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का टर्म आता है परचेज। परचेज, अगर परचेज शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग बाई का नाम सुने होंगे, है ना। बाई, बाई इनका मतलब होता है क्या? क्रय या फिर खरीदना, क्रय या फिर खरीदना, खरीदना यानी परचेज। तो परचेज का सीधा सीधी मतलब होता है कि चीज़ों का खरीदना, वस्तु या सेवाओं का क्रय करना, मतलब खरीदना। सिंपल सा बात है, इसका खरीदना को ही बोलते हैं परचेज। जैसे कि परचेज, मान लेते हैं कि मैंने 10,000 का माल खरीदा, माल खरीदा, जितना रुपया का हम खरीदे हैं वही मेरा परचेज कहलाएगा। ठीक है, वही मेरा क्या कहलाएगा? परचेज कहलाएगा। यानी माल का खरीदना को परचेज कहते हैं। सिंपल सी बात है, माल का खरीदना को क्या कहते हैं? परचेज कहते हैं। ठीक है, देखिए, मान लेते हैं कि मैंने 10,000 का माल खरीदा, जिसमें से आप लोगों को मैं और एक टर्म यहीं पर समझाना चाहता हूँ। परचेज समझ गए तो आप समझिए परचेज रिटर्न क्या होता है। परचेज रिटर्न क्या होता है उसको भी समझते चलते हैं साथ साथ में, तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, क्योंकि चीज़ों को मज़े से पढ़ना है, बोरिंग होकर नहीं पढ़ना है, मज़े से पढ़ना है ना। तो देखिए देखिए, मान लेते हैं कि आपने मान लेते हैं कि आपने 10,000 का माल खरीदा, और 10,000 का माल में से मान लेते हैं 500 का माल रद्दी निकल गया, यानी कि खराब निकल गया, खराब। तो जो माल आप वापस करने जा रहे हैं, जो आपका माल खराब निकला उसको वापस करना, यानी जितना रुपये का खराब निकल गया, जितना रुपये का वापस कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग सेल्स को, कि सेल्स क्या होता है।
सेल्स मतलब होता है बिक्रय, बिक्रय या फिर बेचना। तो जितना रुपये का हम बेचें उसी को कहा जाता है बिक्रय। मान लेते हैं कि 50,000 का माल बेचा, 50,000 का माल, 50,000 का 50,000 का माल बेचा, बेचा तो मेरा 50,000 क्या कहलाएगा, 50,000 मेरा सेल्स कहलाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि 50,000 का माल बेचे, ठीक है। अब आप लोगों को मैं साथ ही साथ सेल्स रिटर्न भी समझा रहा हूँ, सेल्स रिटर्न। तो मान लेते हैं कि मैंने 50,000 का माल बेचा जिसमें से 1,000 का माल खराब निकल गया, 1,000 रुपया का माल क्या निकल गया, खराब निकल गया। तो जिसको हम बेचे हैं, मान लेते हैं कि ये मैं ही हूँ और मैंने राम को बेचा था, किसको बेचा था, राम को बेचा था। तो जिस आदमी को मैंने बेचा है, तो अगर खराब निकल गया तो वो हमको वापस करके दे देगा, वापस करेगा, लीजिए सर आपका सामान खराब निकल गया, वापस करिए। तो जो सामान मेरे पास, बेचा हुआ सामान अगर मेरे पास घूम के आ रहा है तो उसी को बोलते हैं हम लोग सेल्स रिटर्न। बेचा हुआ सामान अगर मेरे पास वापस आ रहा है घूम करके तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न करते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। तो सेल्स रिटर्न कितना का हो गया, यहाँ पर 1,000 का सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स था 50,000 का, जिसमें से सेल्स रिटर्न हुआ हम लोगों का 1,000 का। ठीक है, अब चलिए हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म का नाम है प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म का नाम क्या है, प्रॉफिट। प्रॉफिट, प्रॉफिट को लाभ कहा जाता है। प्रॉफिट को हिंदी में क्या कहते हैं, लाभ। तो लाभ क्या होता है, तो देखिए लाभ क्या होता है। मान लेते हैं कि मैंने कोई सामान को खरीद के लाया है 10,000 में, ठीक है, और मैंने उसको बेच दिया 12,000 में। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर है उसी को लाभ कहा जाता है। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच के अंतर को, अंतर को लाभ कहा जाता है। लेकिन एक शर्त है, लाभ कहा जाता है। शर्त क्या है कि सेल्स जो है ये ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, तभी जाके प्रॉफिट होगा, तभी जाके क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, प्रॉफिट समझ में आ गया। तो अब हम लोग समझते हैं, चलिए लॉस को, कि लॉस क्या होता है। तो लॉस भी सेम होता है, लॉस को कहा जाता है हानि। तो हानि क्या होता है, तो सेम होता है कि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के अंतर को हानि कहा जाता है, हानि कहा जाता है। लेकिन शर्त यही है कि इसमें जो है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होना चाहिए सेलिंग से। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और भी समझा रहा हूँ, यहाँ पर प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल के आता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या निकल के आता है, प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स माइनस कॉस्ट, सेल्स माइनस कॉस्ट, यानी कि लाभ बराबर होता है विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य। और नेक्स्ट में आप लोगों को लॉस का फॉर्मूला निकल के आता है, लॉस बराबर कॉस्ट माइनस सेल्स, यानी कि हानि बराबर, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, या हानि भी समझ में आ गया और लाभ भी समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं अर्जन, यानी कि गेन। अर्जन, अर्जन, गेन, गेन को कहा जाता है अर्जन। तो अर्जन क्या है बताइए, तो व्हाट इज गेन। तो देखिए
ये भी एक प्रकार का प्रॉफिट ही है। ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रॉफिट ही है, एक प्रकार का लाभ ही है। लेकिन यहाँ पर लाभ शब्द का प्रयोग ना कर करके हम लोग गेन शब्द का प्रयोग करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो भी हम लोगों का कैपिटल एसेट्स होता है, यानी कि ऐसी संपत्तियां जो हम लोगों की पूंजीगत संपत्तियां होती हैं, अगर पूंजीगत संपत्तियों को बेच करके, जैसे कि पूंजीगत संपत्ति कहने का मतलब हम समझ सकते हैं कि फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स ऐसी संपत्तियां जो फिक्स एसेट्स कैटेगरी की होती हैं, यानी कि अस्थायी संपत्ति, लाइक बिल्डिंग हुआ, है ना, लैंड हुआ, गोल्ड हुआ, सोना, है ना, इन्वेस्टमेंट हुआ, इन्वेस्टमेंट, ईटीसी। तो ऐसी संपत्तियां जो हम लोगों की कैपिटल नेचर की हैं, यानी कि कैपिटल एसेट्स से फिक्स संपत्तियां हैं, तो ऐसे सब संपत्तियों को अगर बेच करके प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग गेन शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करते हैं माल को बेचने में। बात समझिए हम क्या बोलना चाहते हैं। जो प्रॉफिट शब्द है, यानी कि जो लाभ शब्द है, इसका प्रयोग होता है माल के लिए। किसके लिए? माल के लिए, यानी गुड्स के लिए। लेकिन ये जो गेन शब्द है, यानी कि अर्जन शब्द है, तो ये होता है हम लोगों का फिक्स एसेट्स, यानी कि कैपिटल एसेट्स के लिए। ऐसे दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का जो है ना, दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पर शब्दों का हेरा फेरी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट समझते हैं, चलिए हम लोग। आज का क्लास बहुत लंबा जा रहा है, पर कोई बात नहीं, एक क्लास में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए मैं चाहता तो 10 मिनट का वीडियो बना देता, बोलते हैं कि देखिए भाइयों, बस मैं अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को ईमानदारी से कहा हूँ कि पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग 1 मिनट रुक जाइए, मेरा लैपटॉप का थोड़ा चार्ज खत्म हो रहा है, चार्ज बैठा लीजिए 1 सेकेंड के लिए। आप लोग वेट कीजिए 1 सेकेंड। सॉरी मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि मेरा लैपटॉप का थोड़ा चार्ज खत्म हो गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो के बीच में ही रुक जाना पड़े, खत्म हो जाए, इसीलिए मैंने, सॉरी दोस्तों, मेरा लैपटॉप का चार्ज खत्म हो गया था तो चार्ज में बैठा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि क्लास के बीच में ही डिस्कनेक्ट हो जाए, फिर पापा बोले कि क्या हो गया, है ना। तो इसलिए आप लोग के परमिशन लेकर के ही मैं चार्ज में बैठा दिया इसे। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म आता है भाउचर। भाउचर्स, भाउचर को कहा जाता है प्रमाणक। तो प्रमाणक बेसिकली होता क्या है? प्रमाणक का मतलब होता है, जैसे कि मान मान लेते हैं कि जो भी हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है, तो जो भी हम लोग क्रय विक्रय करते हैं, यानी कि कोई चीज़ खरीदते हैं या फिर कोई चीज़ बेचते हैं, तो वह जो एक हम लोगों को लिखित प्रमाण पत्र देता है, उसी को भाउचर कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अ, मैंने एक ABC कंप्यूटर दुकान से, वो कंप्यूटर दुकान का नाम है ABC, ठीक है, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, तो वहाँ पर वो लोग क्या लिखेंगे? लैपटॉप। और लैपटॉप का कौन सा मॉडल? तो HP अमुक फलाना जो भी मॉडल है, कितना में खरीदें? मान लेते हैं कि 70,000 में खरीदें। तो 70,000 बना करके जो एक वो पर्ची हमको दिया, अपना साइन करके, अपना मुहर लगा करके, तो उसी को बेसिकली भाउचर कहा जाता है। यानी क्रय विक्रय करते वक्त या फिर क्रय विक्रय पर जो एक लिखित प्रमाण पत्र मिलता है, क्रय विक्रय के द्वारा या फिर कोई भी लेन देन के द्वारा जो एक हम लोग को लिखित प्रमाण पत्र मिलता है, उसी को हम लोग भाउचर कहते हैं। ठीक है, प्रमाणक कहा जाता है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को भाउचर क्लियर हो गया हो। ठीक है, ये हर एक बिजनेसमैन के पास होता है, और इसमें साइन और रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ इसका मुहर रहेगा, मार के आपको दे देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग भाउचर कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं डिस्काउंट को। नेक्स्ट है डिस्काउंट।
डिस्काउंट, डिस्काउंट को बेसिकली छूट कहा जाता है, छूट या फिर बट्टा, छूट या फिर बट्टा कहा जाता है, ठीक है, या फिर कटौती भी कहते हैं, या फिर कटौती भी कहा जाता है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि छूट, बट्टा या कटौती क्या होता है। मान लेते हैं कि अच्छा, छूट देते हैं कब है, छूट कब, छूट का प्रावधान कब होता है, तो क्रय करते समय भी होता है और विक्रय करते समय भी होता है, विक्रय करते समय भी होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आप जो है कुछ सामान खरीदने गए और आपका बिल बना, मान लेते हैं कि आपका टोटल हो गया 105 रुपया, आपने कुछ राशन खरीदा 105 रुपया का, तो दुकानदार बोलेगा कि एक काम करो भाई, तुम 5 रुपया हमको कम दो, तुम 100 रुपया ही दो, ठीक है। यानी कि जो आपको कम देना पड़ा, जो पैसा दुकानदार आपको छोड़ दिया, उसी को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, ठीक है। आने वाला दिन में आप भी दुकानदार हो सकते हैं, आप भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, तो आप भी सेम काम कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि कोई ग्राहक आया जिसका 804 रुपया का टोटल हुआ, टोटल उसका 804 रुपये का सामान हुआ, तो आप क्या बोलेंगे कि एक काम करो, तुम 4 रुपया कम दो, 4 रुपया मत दो, तुम हमको 38 रुपया दो। यानी कि जो रुपया आप उसको छोड़ दिए वही आपका डिस्काउंट कहलाता है। तो आप समझने वाली बात है कि अगर हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं और दुकानदार अगर हम लोग को छोड़ दे रहा है, तो ये डिस्काउंट हम लोग के लिए प्रॉफिट है, ये डिस्काउंट हम लोग के लिए क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं, अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं और अगर आप किसी को छोड़ दे रहे हैं, तो ये जो डिस्काउंट है ये आपके लिए नुकसान है, ये डिस्काउंट आपके लिए नुकसान है। मेरा कहने का मतलब यही है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट लाइन में समझाना चाहता हूँ कि अगर परचेज करते टाइम डिस्काउंट दिखे, परचेज के टाइम अगर आप लोगों को डिस्काउंट, सॉरी, परचेज के टाइम अगर आपको डिस्काउंट डिस्काउंट दिखे यानी मिले, तो वह हम लोगों के लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ का सेल कर रहे हैं और सेल्स के टाइम अगर डिस्काउंट दिखे, यानी कि सेल्स करते टाइम डिस्काउंट आप दे रहे हैं, तो वो डिस्काउंट आपके लिए लॉस है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग मेन मुद्दे पर। डिस्काउंट बेसिकली दो प्रकार का होता है, टाइप ऑफ डिस्काउंट, टाइप ऑफ डिस्काउंट, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट है ना। डिस्काउंट बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसको बोलते हैं व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट, और इसको बोलते हैं नगद छूट, नगद छूट, ठीक है। छूट दो प्रकार का होता है। अब हम लोग समझते हैं कि व्यापारिक छूट क्या होता है और नगद छूट क्या होता है, ठीक है। व्यापारिक छूट क्या होता है और नगद छूट क्या होता है, इसको हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, व्यापारिक छूट क्या होता है कि क्रय विक्रय करते समय, है ना। देखिए, हम आगे चल के आप लोगों को मैं समझाऊंगा, और फिलहाल आप लोगों को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्योंकि बहुत काम का चीज़ है कि जो क्रय विक्रय होता है यानी कि सेल्स और परचेज, है ना, परचेज या सेल्स या फिर सेल्स और परचेज यानी क्रय विक्रय। क्रय विक्रय बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक होता है नगद क्रय विक्रय यानी कि कैश, और एक होता है उधार, उधार क्रय विक्रय यानी कि क्रेडिट परचेज एंड सेल्स। दो प्रकार का परचेज एंड सेल्स होता है, एक होता है नगद, एक होता है उधार। तो देखिए, ये जो ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, ट्रेड डिस्काउंट यानी कि व्यापारिक छूट, व्यापारिक छूट आप दोनों प्रकार के क्रय विक्रय में दे सकते हैं। वह कैश सेल्स हो तो भी दे सकते हैं और क्रेडिट सेल्स हो तो भी दे सकते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के लेन देन में आप ये ट्रेड डिस्काउंट दे सकते हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है यानी कि जो नगद बट्टा है, नगद बट्टा है ना, नगद बट्टा या फिर नगद छूट, ये आप ओनली और ओनली कैश परचेज या कैश सेल्स
यानी कि नगद क्रय या फिर नगद विक्रय में ही दे सकते हैं, उधारी में नहीं दे सकते। हाँ, ये क्यों देते हैं? क्योंकि जिस टाइम केस का ट्रांजैक्शन होता है, जिस टाइम केस का लेन देन होता है, यानी पैसा का लेन देन होता है, उसी टाइम हम लोग ये डिस्काउंट देते हैं। कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। लेकिन जो हम लोगों का ट्रेड डिस्काउंट है, ये हम लोग वस्तु का लेन देन के टाइम देते हैं। समझिए हम क्या बोल रहे हैं। मान लेते हैं कि थोड़ा समझते हैं इसको डिटेल में। और मान लेते हैं कि आप एक दुकानदार हैं, आपके यहाँ पर अभी सेल चल रहा है। क्या चल रहा है? सेल चल रहा है, यानी कि अभी आपके यहाँ पर सेल चल रहा है। तो आपके पास दो ग्राहक आता है, एक आता है राम और एक आता है आपके पास कृष्णा। दो ग्राहक आते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, राम आपका दुकान से 10,000 रुपये का सामान खरीद के ले गया और कृष्णा भी आपका दुकान से 10,000 रुपये का सामान खरीद करके ले गया, ठीक है। लेकिन राम क्या किया ना कि राम जो है तुरंत पैसा दे दिया, यानी कैश पेमेंट किया। मतलब कहने का मतलब कैश, आज तो ऑनलाइन भी पेमेंट हो रहा है, यानी कि वो आपको नगद भुगतान किया, कैश पेमेंट किया, ठीक है। भले वो ऑनलाइन के माध्यम से तो चाहे जो भी दो, लेकिन वो तुरंत आपको देके चली गया। लेकिन कृष्णा क्या किया, ये क्रेडिट में दिया, मतलब उधारी रखा। और आपके दुकान में दो टाइप का डिस्काउंट चल रहा है। आपका दुकान में अभी ट्रेड डिस्काउंट भी आप दे रहे हैं लोगों को, और कैश डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मान लेते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10% सबके लिए, और कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 5%। तो मेरे प्यारे मित्रों बताइए आप लोग, आप राम को कौन सा डिस्काउंट देंगे? तो राम को आप ट्रेड डिस्काउंट भी देंगे और कैश डिस्काउंट भी देंगे, ठीक है। लेकिन आप कृष्णा को कौन सा डिस्काउंट देंगे? कृष्णा को सिर्फ और सिर्फ आप ट्रेड डिस्काउंट ही दे सकते हैं, कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट हम लोग तभी देते हैं जब हम लोगों का नगद लेन देन हो। कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब नगद लेन देन हो, नगद लेन देन हो। और कृष्णा आपसे उधारी में ले रहा है, उधारी में, तो उधारी वाला को हम कैश डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी कि व्यवसायिक लेन देन, व्यवसायिक या फिर व्यापारिक लेन देन। व्यवसायिक लेन देन कहिए या फिर व्यापारिक लेन देन कहिए, व्यवसायिक लेन देन। तो देखिए लेन देन का मतलब होता है चीजों का आदान प्रदान करना, चीजें लेना देना, देखिए नाम में ही छिपा हुआ लेन देन, लेना और देना। पैसा दिए, कुछ सामान लिए, सामान दिए, पैसा लिए, यानी कि चीजों का आदान प्रदान करना ही लेन देन कहलाता है। तो बिजनेस में जो भी चीजों का लेन देन होता है, यानी कि चीजें लेना और देना, उसी को क्या कहा जाता है? बिजनेस लेन देन कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिजनेस लेन देन तो आप सबको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हम लोग समझते हैं कि इसका टाइप कितना प्रकार का होता है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन बेसिकली दो प्रकार का होता है। एक होता है कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि नगद लेन देन, नगद लेन देन, ठीक है, नगद लेन देन। और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार लेन देन, उधार लेन देन। तो लेन देन बेसिकली दो प्रकार का होता है, ठीक है, नगद लेन देन और उधार लेन देन। अगर आप व्यापारी बनेंगे, आने वाला दिन में बिजनेस करेंगे, तो आपको दोनों टाइप का ट्रांजैक्शन करना होगा। उधारी भी देना होगा लोगों को, अगर जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या ग्राहक को वापस कर देंगे? नहीं करेंगे, आज नहीं तो कल देना भाई, लेकिन तुमको चलो दे दे रहे हैं। तो इसलिए लेन देन दो प्रकार की होती है,
है ना। व्यावसायिक लेन देन दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी दो प्रकार? नगद लेन देन और उधार लेन देन। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है, आज का क्लास बहुत लंबा हो रहा है पर कोई बात नहीं, लंबा हो तो हो, लेकिन हम लोग सारे चीज़ों को पढ़ेंगे क्योंकि पढ़ना हम लोगों का मेन मोटिव है। हम अगर चाहें तो आप लोगों के लिए मैं रात रात भर का क्लास भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोगों को मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। आप लोगों का पढ़ाई के साथ मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मुझे अगर कभी खाना पीना भी त्याग करना पड़े तो मैं त्याग कर दूंगा, लेकिन आप लोगों का सिलेक्शन दिला कर रहूंगा। ठीक है, आप समझते हैं कि ड्राइंग क्या होता है, यानी कि आहरण। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को कहा जाता है आहरण। आहरण, एक ड्राइंग आप लोग सुने होंगे कि बचपन में हम लोग पेंटिंग करते थे तो उसको ड्राइंग कहते थे, लेकिन वो ड्राइंग ये नहीं है। जैसे यहाँ पर हम लोग कैपिटल का मतलब पूंजी समझ रहे हैं, राजधानी नहीं, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ड्राइंग का मतलब दूसरा होता है। देखिए ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि स्वामी द्वारा अपने ही व्यापार से जब धन या कोई भी चीज अगर निकालता है तो उसको हम लोग आहरण कहते हैं। यानी स्वामी द्वारा अपने ही व्यापार से निकाले गए धन को आहरण कहा जाता है। ठीक है, देखिए स्वामी द्वारा अपने व्यापार से निकाले गए धन को आहरण कहा जाता है। आहरण कहा जाता है। आहरण कहा जाता है। तो स्वामी अगर अपना निजी प्रयोग के लिए, है ना, अपना पर्सनल यूज के लिए अगर अपने धन से, सॉरी अपने व्यवसाय से अगर अपना धन कुछ भी निकाल सकता है, पैसा भी निकाल सकता है या फिर कोई वस्तु निकाल सकता है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि निजी प्रयोग के लिए निकालना चाहिए। निजी प्रयोग के लिए अगर स्वामी अपने निजी प्रयोग के लिए अपने व्यापार से अपना धन निकालता है तो उसको आहरण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी। नेक्स्ट है हम लोगों का ट्रेड रिसीवेबल। नाम सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल जिसको कहा जाता है व्यापारिक प्राप्तियां, प्राप्तियां, है ना, प्राप्तियां। तो देखिए ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक आप बिजनेसमैन हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, ठीक है, तो आपने किसी श्याम नाम का व्यक्ति को, ये श्याम नाम का व्यक्ति है, इसको आप उधारी बेचे हैं। क्या किए हैं? उधारी बेचे हैं। तो जिसको आप उधारी बेचे हैं, जिस व्यक्ति को आप उधारी बेचे हैं, तो यह व्यक्ति एक हिसाब से आपका क्या है? डेटर से, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इस व्यक्ति से पैसा पाना है, तो जिससे हम लोगों को पैसा प्राप्त करनी है ना, जिस ग्राहक से हम लोगों को पैसा प्राप्त करनी है वह मेरे लिए अथवा डेटर्स अथवा ट्रेड पेबल, यानी कि एक होता है आप लोगों को बताऊंगा बिल्स रिसीवेबल, जिससे हम लोगों को पैसा पानी है तो उसे हम लोग डेटर्स अथवा बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। अब बात आता है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जो ट्रेड रिसीवेबल होता है ये दोनों का जोड़ होता है। किसका जोड़ होता है? ये दोनों का जोड़ होता है। कहने का मतलब डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल अगर हम लोग इन दोनों को मिला दिए तो वह मेरा ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है, ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ये एक प्रकार का हम लोगों का करेंट एसेट से, क्या है? करेंट एसेट से चालू संपत्ति है। क्यों? क्योंकि जिससे पाना है वो हम लोगों का संपत्ति होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं ट्रेड पेबल कि ट्रेड पेबल क्या होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोगों का है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक
देयताएं, व्यापारिक देयताएं। व्यापारिक देयताएं क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप महाजन से खरीद करके लाते हैं, ये महाजन है आपसे बड़े व्यापारी हैं, आप इनसे खरीद करके लाते हैं, तो आपको अभी पैसा देना है इनको ना, तो ये आपके लिए क्रेडिटर्स कहलाएंगे, ठीक है, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। तो ये क्रेडिटर्स हैं, और पैसा देना है मतलब ये आपके क्या कहलाएंगे, बिल्स पेबल कहलाएंगे, क्योंकि आपको अभी देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो ट्रेड पेबल होता है, ये ट्रेड पेबल जो होता है ना, ये क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल का जोड़ होता है, बिल्स पेबल का जोड़ होता है, यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का ट्रेड पेबल कहलाएगा। और ये जो हम लोगों का एक प्रकार का करेंट लाइबिलिटी है, क्या है, करेंट लाइबिलिटी, यानी कि चालू दायित्व है, चालू दायित्व है, ठीक है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग समझते हैं, वह हम लोगों का एंटिटी। क्या नाम है इसका, एंटिटी, टीटी नहीं, एंटिटी है ना, एंटिटी। एंटिटी, एंटिटी मतलब होता है इकाई, क्या होता है, इकाई। तो हर किसी का एक इकाई है, हर किसी का क्या है, इकाई है। तो यहाँ पर एंटिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं कि एंटिटी मतलब होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, आप लोग आज बहुत सारी कंपनियों का नाम सुने होंगे, है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं जो आर्थिक क्रियाएं कर रही है, यानी कि आर्थिक कार्य में निष्पादित है। निष्पादित मतलब यानी कि इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रही हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो उन सारे कंपनी को हम लोग एंटिटी यानी कि इकाई कहते हैं, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि जो आर्थिक क्रिया में, आर्थिक क्रियाओं में निष्पादित है, क्या है, निष्पादित है, निष्पादित हैं, उन्हें एंटिटी यानी कि इकाई कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। जो भी आर्थिक क्रिया में निष्पादित है मतलब इन्वॉल्व है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग आज ले सकते हैं कि हीरो एक कंपनी है, होंडा एक कंपनी है ना, टीवीएस एक कंपनी है, टीवीएस, है ना, बजाज कंपनी है जो पल्सर का बाइक निकालती है, बजाज हुआ, है ना, जैसे टिस्को हुआ, टिस्को हुआ, सेल हुआ, ये सारे ऐसी कंपनियां हैं जो, है ना, मारुति हुआ, मारुति हुआ। तो इतनी बहुत सारी कंपनियां हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, यानी कि आर्थिक क्रियाएं कर रही है, तो इस सारे कंपनी को हम लोग एंटिटी यानी कि इकाई कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर बिजनेस है तो हम लोग इसमें एक टर्म जोड़ सकते हैं, बिजनेस एंटिटी। तो बिजनेस एंटिटी और एंटिटी लगभग सेम ही चीज़ है, जो बिजनेस एक्टिविटी में है और उसको हम लोग बोलेंगे बिजनेस एंटिटी, और जो ऐसे ही एंटिटी में लगी हुई है, निष्पादित हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटिटी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोगों का है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोगों का है समता, यानी कि इक्विटी। इक्विटी को समता कहा जाता है, समता। तो आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के समता क्या होता है। तो सीधा सीधी इसका यही मतलब है कि स्वामी एक होता है, जो ओनर जिसको बोलते हैं, स्वामी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी स्वामी का होता है ना, जो भी धन स्वामी का होता है उसी को हम लोग समता कहते हैं। यानी स्वामी के पूंजी को, स्वामी के द्वारा लगाई गई पूंजी को समता कहा जाता है,
समता कहा जाता है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बिजनेस से, इतना बड़ा बिजनेस अपनों को दिख रहा है, मान लेते हैं कि इसमें 50,000 करोड़ लगा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि 50,000 करोड़ का 50,000 करोड़ मालिक ही लगाया है। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट किए होंगे, है ना, बहुत सारे कंपनियों से फिनेंशियली लोन लिया गया होगा, बहुत सारा है, बहुत जगह से धन इकट्ठा किया होगा। तो जो ओनर का जितना भाग है, मान लेते हैं कि ओनर इसमें से 20 करोड़ ओनर का अपना है, तो जो भी इसका अपना हिस्सा है उसी को हम लोग बोलेंगे इक्विटी यानी कि समता। और जो बाकी लोगों का है उसको बोलते हैं हम लोग आउट, है ना, आउटसाइडर बोलते हैं, आउटसाइडर। और जो यहाँ पर स्वामी का है उसको हम लोग बोलते हैं इनसाइडर। ठीक है, ओनर इक्विटी मतलब ओनर का लगाया गया धन। तो सिंपल सा मतलब है कि स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी को समता कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोगों का नेक्स्ट टर्म है बेड डेप्ट। क्या है बेड डेप्ट? बेड डेप्ट, बेड डेप्ट, बेड डेप्ट, बेड डेप्ट को हम लोग डूबत ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं? संदिग्ध ऋण या फिर डूबत ऋण या फिर अशोध्य ऋण, अपर्याप्त ऋण, है ना। इसको हम लोग 2-3 नाम से जान सकते हैं। अपर्याप्त ऋण भी कहते हैं बेड डेप्ट को, अपर्याप्त या फिर अशोध्य ऋण, अशोध्य ऋण। तो देखिए बेड डेप्ट होता क्या है कि मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आपने किसी राम नाम का आदमी को, ये राम है, राम को आप 50,000 रुपया का बेचे हैं। ठीक है, उधारी बेचे हैं, उधारी बिक्री किए हैं, ठीक है, विक्रय किए हैं। और राम को आप खूब विश्वासी, राम आपके लिए खूब विश्वासी था, राम को आप खूब विश्वास करते थे, लेकिन राम जो है आजकल उतना विश्वासी नहीं रहा, आजकल लोगों के साथ बेईमानी कर रहा है। तो मान लेते हैं कि 50,000 का आप बेचे हैं और आपको 45,000 रुपया ही वापस किया, 5,000 देने से इनकार कर रहा है या फिर नखरा कर रहा है ना, बोल रहा है कि नहीं अभी पैसा नहीं है, बाद में देंगे, आज नहीं कल देंगे, और आपको नहीं दे रहा है ना, पैसा लास्ट में दिया ही नहीं। तो जो पैसा आपको नहीं मिला, यानी कि 5,000 नहीं मिला, तो वो पैसा आपका डूब गया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेड डेप्ट। बेड डेप्ट यानी कि हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो धन की वसूली नहीं हो पाती है, वसूली नहीं हो पाती है, नहीं हो पाती है, उसे बेड डेप्ट कहा जाता है, बेड डेप्ट कहा जाता है। जो पैसा आपसे वसूल नहीं हुआ, बेड डेप्ट कहा जाता है। जो पैसा आपसे वसूल नहीं हुआ उसे हम लोग बेड डेप्ट कहते हैं, यानी कि डूबत ऋण या फिर अपर्याप्त ऋण या फिर अशोध्य ऋण कहते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब यहीं पर एक शब्द आता है डाउटफुल डेप्ट। ये तो हुआ बेड डेप्ट की जो हम लोग को डूब ही गया, लेकिन एक होता है डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट, इसको हम लोग बोलते हैं संदिग्ध ऋण, संदिग्ध ऋण। तो संदिग्ध ऋण क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि मान लेते हैं कि आप जो हैं एक बिजनेसमैन हैं और आप जो है किसी श्याम नाम का आदमी को 1 लाख रुपया का बेचे हैं उधारी में। कैसे बेचे हैं? उधारी में। तो ये आदमी तो बहुत विश्वासी है, तभी जाके आप इसको उधारी बेचे होंगे। अगर ये आदमी बेईमान होता तो क्या आप उसको उधारी बेचते हैं? बिल्कुल नहीं बेचते। ये आदमी बहुत अच्छा आदमी, आप इसको समझते थे और आप उसको दे दिए। लेकिन आजकल ये आदमी बड़ा बेईमान निकल रहा है, लोगों का पैसा ले रहा है और वापस नहीं कर रहा है। आजकल ये आदमी पहले बहुत बढ़िया था, जब आप इसको सामान बेचे थे तब ये आदमी बहुत बढ़िया था, लेकिन आजकल ये आदमी बेईमान निकल रहा है, लोगों का पैसा वापस नहीं कर रहा है ना। अभी तक आपको 90,000 रुपया दे दिया है, लेकिन अभी भी 10,000 दिया नहीं है, और अभी आपको डाउट लगने लगा कि ये पैसा हमको देगा कि नहीं देगा, यानी अभी ये पैसा पूरा पूरी मिला नहीं है ना।
और अभी पूरा पूरी दिया भी नहीं है और नहीं भी देंगे ये भी नहीं बोल रहा है। मतलब देंगे बोल रहा है, ये भी नहीं बोल रहा कि देंगे, और ये भी नहीं बोल रहा कि नहीं देंगे। अगर बोल दे कि नहीं देंगे तब तो आप समझिए कि मेरा डूब गया, डूबा-तीन हो गया। लेकिन ये देंगे भी नहीं बोल रहा है और नहीं देंगे भी नहीं बोल रहा है, यानी आप लोग को डाउट में रख दिया है। तो ऐसे ऋण जो हम लोग को अभी संदेह में है कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वैसे अमाउंट को हम लोग संदिग्ध ऋण यानी कि डाउटफुल डेब्ट कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी समझते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म समझते हैं। एक सेकेंड, और 2-4 मिनट लगेगा, होने से आप लोगों का पूरा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 2-4 मिनट के लिए मैं आप लोगों को कल का वेट नहीं कराऊंगा, ताकि आप लोग इस वीडियो को पूरा पूरी देखें और समझ में आ जाए। इसीलिए मैं अब आज ही इसको ख़त्म करने का निर्णय ले लिया हूँ। देखिए, अब एक होता है सोलवेंट। सोलवेंट सोलवेंट का नाम आप लोग सुने होंगे, और अगर नहीं सुने हैं तो अभी आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। सोलवेंट मतलब होता है शोध्य क्षमता, शोध्य क्षम्य या फिर क्षमता, सोलवेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग का हर किसी का एक क्षमता है ना, हर एक आदमी का एक क्षमता है, और जो क्षमता में हम लोग हैं उसी को हम लोग कहते हैं शोध्य क्षमता। मान लेते हैं कि अभी मेरे को पैसा का जरूरत पड़ गया, तो मैंने अपने दोस्त, मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है जिसका नाम अंकित है। अंकित, मेरा एक दोस्त अंकित है। अंकित से मैंने 5 लाख मांगा कि भाई हमको 5 लाख रुपया दो, अभी मेरा ज़रूरत है। ठीक है, ज़रूरत है अभी हमको, तुम 5 लाख दे दो। तो ये 5 लाख दे दिया, यानी ये सोच के दिया होगा कि ये इस व्यक्ति, जो ये व्यक्ति है, ये जो मैं हूँ, मेरा नाम गणेश है, गणेश हमको 5 लाख रुपया वापस कर देगा, ये सोच के दिया होगा, है ना। अगर इसको लगेगा कि ये नहीं दे पाएगा तो क्या ये हमको देता? नहीं देता। यानी कहीं ना कहीं मेरे पास इतना क्षमता है कि हम इतना रुपया उसको शोध देंगे, यानी कि वापस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम, ये मैं हूँ, अगर अंकित से मांगे कि भाई तुम 5,000 करोड़ रुपया हमको दो, तुमको वापस कर देंगे, यानी कि ये मेरे क्षमता का बाहर है, तो ये क्या हमको देगा? नहीं देगा, रहते हुए भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उतना क्षमता नहीं है कि हम इसको 5,000 करोड़ रुपया वापस कर दें। यानी कि मेरा जो भी सिंपल सा भाषा में हम बोल सकते हैं इसको कि रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी, रीपेमेंट कैपेसिटी, जो हम लोगों का पेमेंट करने का कैपेसिटी है, उसी को हम लोग सोलवेंट कहते हैं, यानी कि स्वदेच्छम्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो पैसा हम वापस कर सकते हैं, यानी कि 5 लाख अगर हम दें तो 5 लाख वापस कर सकते हैं। जितना पैसा वापस कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है, जितना पैसा हम वापस कर सकते हैं, यानी कि हम पुनः भुगतान करने के लिए समर्थ तो हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सोलवेंट। और अगर हम लोग का शोधन क्षमता से बाहर हो गया तो हम लोग उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट, है ना। आगे चल के हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम लोगों का नेक्स्ट है अकाउंट, यानी कि खाता। अकाउंट, अकाउंट यानी कि खाता। तो मेरे प्यारे दोस्तों, खाता क्या होता है? हर एक व्यक्ति, वस्तु, संस्था का हिसाब किताब जिसमें रखा जाता है उसे खाता कहा जाता है। वह व्यक्ति का हिसाब किताब भी हो सकता है, अमाउंट का हिसाब किताब रह सकता है, किसी भी चीज़ का जिसमें उसका हिसाब किताब को रखा जाता है उसे हम लोग खाता यानी कि अकाउंट कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अकाउंट होता है 3 प्रकार का, ये आप लोगों को पता होगा, और नहीं है तो जानना पड़ेगा, जान लीजिए, है ना। अकाउंट 3 प्रकार का होता है। एक होता है पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट यानी कि इसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, शॉर्टकट में नहीं, हिंदी में व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है रियल अकाउंट, ये वास्तविक खाता, वास्तविक खाता। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, नॉमिन, ये एम है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता, या फिर अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाता, खाता बेसिकली 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब समझते हैं कि व्यक्तिगत खाता क्या है, वास्तविक खाता क्या है,
और नाम मात्र यानी कि नॉमिनल अकाउंट क्या है। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वह खाता जो किसी व्यक्ति, संस्था, समूह इत्यादि के नाम पर हो उसे व्यक्तिगत खाता कहते हैं। जैसे कि राम का खाता, मोहन का खाता है ना, रांची यूनिवर्सिटी का खाता, झारखंड सरकार का खाता, भारत सरकार का खाता, तो ऐसे खाते को हम लोग व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल अकाउंट कहेंगे, जो किसी भी व्यक्ति के नाम पर हो सकता है, किसी समुदाय के नाम पर हो सकता है, किसी संस्था के नाम पर हो सकता है, किसी समूह के नाम पर हो सकता है, किसी संगठन के नाम पर हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे खाते को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तिगत खाता यानी कि पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोगों का रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या होता है कि जो अस्थाई संपत्ति है ना, आप अस्थाई नहीं बोले तो ज़्यादा उचित होगा, बस संपत्ति बोल दीजिए, अस्थाई उचित नहीं है ना, अस्थाई नहीं, जो संपत्ति के नाम पर होता है, जो संपत्ति के नाम पर होता है उसे वास्तविक खाता कहा जाता है। जैसे कि बिल्डिंग हुआ, फर्नीचर हुआ, प्लांट एंड मशीनरी हुआ है ना, जो भी मेरे संपत्ति पर आधारित है, वास्तविक खाता कहा जाता है। अब खाता कहा जाता है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का, लास्ट है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है नाम मात्र खाता। तो नाम मात्र खाता वह खाता है जो लाभ एवं हानि पर आधारित हो, जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि मान लेते हैं कि सैलरी, तो सैलरी लाभ है, सैलरी मिलना या फिर सैलरी देना हानि है, डिप्रेसिएशन नुकसान है, इंटरेस्ट प्रॉफिट या लॉस है, कमीशन इत्यादि जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, डेबिट एंड क्रेडिट। और डेबिट एंड क्रेडिट को समझने के बाद हम लोग समझेंगे इंसॉल्वेंसी, और उसके बाद नेटवर्थ होने से ही हम लोग का आज का सेशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। डेबिट, रुकिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूँ पहले और फिर हम लोग समझते हैं। एक होता है डेबिट, डेबिट को शॉर्टकट में डीआर कहा जाता है, और एक होता है क्रेडिट, क्रेडिट को शॉर्टकट में सीआर कहा जाता है। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, देखिए ये दोनों ही शब्द, ये डेबिट शब्द की बात करें या फिर क्रेडिट शब्द की बात करें, ये दोनों ही शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। किससे हुई है, लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस भाषा से, लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका मतलब होता है अंग्रेजी में देखा जाए तो ड्यू फॉर दैट, और इसका मतलब होता है ड्यू टू दैट, है ना, ड्यू टू दैट। तो इसका मतलब, डेबिट का मतलब होता है कि उसके लिए देई, और इसका मतलब होता है उसको देई, कि किसको देना है और किसके लिए देई है। आगे चल के हम लोग इसको पूरा डिटेल समझेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जानना होगा कि उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो दोनों शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। डेबिट को शॉर्टकट में हम लोग डीआर कहते हैं और क्रेडिट को शॉर्टकट में हम लोग सीआर कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है आप लोगों की एंट्री। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, एंट्री। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले हम लोग एंटिटी देखे थे और अब हम लोग देख रहे हैं एंट्री। एंट्री, तो एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टि, है ना, एंट्री, एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टि।
प्रविष्टि। एंट्री का सीधा सीधी मतलब होता है लिखना, लिखना, लिखना। सिंपल सी बात है कि लेन देनों को लिखना ही एंट्री कहलाता है। लेन देनों को पुस्तकों में, पुस्तकों में, पुस्तकों में कैसे लिखना? जैसे तैसे लिखना, जैसे तैसे नहीं लिखना। यानी कैसे लिखना? पुस्तक पालन के नियमों और सिद्धांतों, सिद्धांतों के अनुसार, के अनुसार लिखना, लिखना ही प्रविष्टि कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है। ठीक है, नियम कानून से लिखना ही प्रविष्टि कहलाता है। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोगों को समझना होगा इंसॉल्वेंट। अभी हम लोग देखिए पिछला स्लाइड में देखे थे सॉल्वेंट, और अब हम लोग देखेंगे इंसॉल्वेंट को। ठीक है, और इंसॉल्वेंट को देखने के बाद देखेंगे लास्ट में नेटवर्क, और अगर नेटवर्क तक देख लिए तो हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग के जितने भी टर्मिनोलॉजी थे हम लोग सारे टर्मिनोलॉजी को देख लिए। हम लोग अब देख रहे हैं, चलिए इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट को बोलते हैं हम लोग दिवालिया। दिलवाला नहीं, दिवालिया, है ना, दिवालिया, दिवालिया। देखिए कोई व्यक्ति दिवालिया कब होता है कि मान लेते हैं कि यह कोई एक बिजनेसमैन है। ठीक है, बेचारा के पास देखिए देने के लिए कुछ बचा नहीं तो रोने लगा है ना। देखिए रो रहा है, रो रहा है, तो बेचारा रो रहा है। मान लेते हैं कि कहीं से यह 500 करोड़ रुपया का उधारी लिया था। अब ये किसी भी हालत से दे नहीं पा रहा है, अपना सारा संपत्ति बेच के खत्म कर दिया तो फिर भी वापस नहीं कर पा रहा, इतना पैसा जुटा नहीं पा रहा है। तो ऐसे स्थिति जो अपना दायित्व का भुगतान ना कर पाए उन्हें हम लोग दिवालिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने दायित्वों का भुगतान ना कर पाए उन्हें दिवालिया कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपने, जो, एक सेकेंड दोस्तों, जो अपने दायित्वों का भुगतान ना कर पाए, भुगतान ना कर पाए उन्हें दिवालिया कहा जाता है। दिवालिया कहा जाता है, उन्हें दिवालिया कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यानी अपने ऋण को चुकाने के लिए असमर्थ है, भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग दिवालिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हम लोग नेटवर्थ। नेटवर्थ, नेटवर्क नहीं, नेटवर्थ। आप लोगों को लग रहा हो कि यहाँ पर नेटवर्क का बात हो रहा है, लेकिन नेटवर्क नहीं, नेटवर्थ का बात हो रहा है। नेटवर्थ, नेटवर्थ यानी कि शुद्ध मूल्य, शुद्ध मूल्य। तो शुद्ध मूल्य क्या होता है, नेटवर्थ क्या होता है? तो देखिए सीधा सीधी है कि शुद्ध मूल्य जो होता है स्वामी की पूंजी, है ना। सिंपल सा भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि स्वामी की पूंजी को, स्वामी की पूंजी को, जो स्वामी के जो द्वारा लगाया गया धन है उसी को शुद्ध मूल्य कहा जाता है। सिंपल सा बात है कि स्वामी के द्वारा जो पूंजी लगाया गया है उसी को हम लोग शुद्ध मूल्य यानी कि नेटवर्थ कहते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आज का सेशन बहुत लंबा हो गया, नहीं मुझे भी नहीं पता कि कितना लंबा सेशन हुआ, मैं अभी देखूंगा कि कितना देर का वीडियो बन गया, पर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को हर एक टर्म समझा दिया जो भी हम लोग को अकाउंटेंसी में टर्म यूज करने पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों अंत में आप लोगों को मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग अंत तक जुड़े मतलब जाहिर सी बात है आप लोगों को
वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों को मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, अच्छा तो जाहिर सी बात है लगा ही होगा, तभी जाके आप लोग इतना देर तक देखें, ना था 2-4 मिनट में ही आप लोग स्किप कर देते हैं ना। तो अगर आप लोग इतना देर तक देख ही लिए हैं तो आप लोगों को अच्छा लगा ही होगा। तो आप लोग वीडियो को क्या कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट भी कीजिए। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूँगा, और मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जिसमें हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यू को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि 15 जनवरी तक मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगा। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।